हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन ए वेरी बेसिक टू कॉम्प्लेक्स लेवल। ओके, हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्रोमोसोम में जो भी स्ट्रक्चर में आते हैं, ताकि आपकी सेल में म्योसिस या माइटोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आराम से इजीली हल हो जाएं। और अगर आप एस्पिरेंट हैं उसके CSI नेट के या फिर अदर्स एग्जाम के लाइक PCT असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPSC, तो ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो देखिए ये आपकी सेल है, ठीक है। तो सेल में आपके न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम होंगे जो कि क्या रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं और जो पास आउट करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ठीक है। तो ये हम देखें, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में आप क्रोमोसोम देख सकते हैं और क्रोमोसोम में ये आप देख सकते हैं अंदर, थोड़ा इसके अंदर जाएंगे तो आपको DNA मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ऑलवेज कंफ्यूजिंग सा कि DNA बड़ा होता है या फिर क्रोमोसोम बड़ा है, ठीक है। और आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद लेवल की बात करते हैं तो देखिए जीन है वो आपके जेनेटिक्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद में DNA है। DNA इज द स्मॉलेस्ट और एनी पार्ट ऑफ योर क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या हुआ? आपकी लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है, जेनेटिक्स की। तो आपको लेवल याद रखना है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है और क्रोमोसोम सबसे बड़ी इकाई है जेनेटिक्स की। अब देखिए आपको ये पार्ट ले लिया जाए तो ये एक DNA है, यहाँ से लेंगे ये भी DNA, क्योंकि DNA से मिलके ही तो आपका क्रोमोसोम बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DNA। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम में हम स्ट्रक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? पेलिकल पढ़ेंगे, मैट्रिक्स देखेंगे क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोनीमा क्या होता है, और ठीक है सेंट्रोमियर क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट, टीलोमेयर, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम देखने वाले हैं। ओके, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं पेलिकल क्या होता है। तो देखिए पेलिकल इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपके क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो आपको बाहर हाँ सिंपली थिन लेयर दिखाई दे रही है, ये आपके क्या है? पेलिकल होती है, ठीक है। इट्स आउटसाइड कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड इट्स हैव थिन लेयर, ठीक है। तो ये एक तरह से पेलिकल है, एक तरह से पतली लेयर है, आच्छाद है क्रोमोसोम के बाहर। और इसमें आपके मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे आपके मैट्रिक्स इट्स लिक्विड नॉन जेनेटिक होता है, एक्रोमेटिक मटेरियल होता है। जैसा कि हमने देखा ये पेलिकल थी और पेलिकल में मान लीजिए ये आपके क्रोमोसोम है। तो ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये है मैट्रिक्स, ठीक है। ये कैसा होगा? लिक्विड होगा, नॉन जेनेटिक होगा, एक्रोमेटिक मटेरियल होता है और ये क्रोमोसोम रखता है अपने अंदर। साथ में इसमें मिनरल हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं या फिर एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके दो पार्ट हो गए। अगले पार्ट पे आते हैं हम, क्रोमेटिड क्या होता है। तो देखिए क्रोमेटिड है गुणसूत्र की आर्म, ठीक है। तो इन मेटाफेज में बात करें, अगर हम म्योसिस माइटोसिस फेज में जाते हैं, डिवीजन फेज में, तो वहाँ पे 4 स्टेजेस आप देखते हैं, चाहे वो म्योसिस हो माइटोसिस हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। तो मेटाफेज में हर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमेटिड। तो मेटाफेज में हर गुणसूत्र है वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। These sister chromatid joint up by centromere, और इन क्रोमेटिड को ज्वाइंट करने वाला कौन होता है? ये आपका मिड पॉइंट, ठीक है, ये होता है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कहते हैं? जो एक स्थान पे मिलते हैं क्रोमोसोम, ऐसा सेट जो किसी गुणसूत्र के एक स्थान पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेंट्रोमियर है और ये जो भुजाएं हैं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें जॉइंट अप करवा रहा है, तो ये सेंट्रोमियर होगा। और ये जो है आपकी आर्म्स है, इन्हें आप बोलते हैं क्रोमेटिड। तो बिफोर रेप्लिकेशन है, जैसा कि आप देखते हैं इंटरफेज में G1 S G2, डिवीजन फेज से पहले जो इंटरफेज होती है G1 S और G2, तो S में रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन के बाद में आपकी बार क्रोमेटिड ऐसी दिखाई देंगे, आपकी डबल डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो एक मेटाफेज में, अब मेटाफेज में आपका एक क्रोमोसोम है, वो कितने क्रोमेटिड होगा? एक ये क्रोमेटिड हो गई और एक ये क्रोमेटिड हो गई, और दोनों किससे ज्वाइंट हैं? आपके सेंट्रोमियर से। इट इज सिंपल इज दैट, डोंट नीड टू कंफ्यूजन इट। और सेंट्रोमियर जैसा कि मैंने बता दिया क्रोमोसोम की क्रोमेटिड को ज्वाइंट अप करवाता है।
तो जैसे यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट आर्म है, ठीक है, और ये आपकी लॉन्ग आर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, इन्हें आप क्या बोलते हैं, ये होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इन्हें बोलते हैं आप सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहाँ तो इन क्रोमेटिड्स को जॉइंट अप करवा रहा है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर को आप प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके। सेंट्रोमियर को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये देखिए या तो इसे एक क्रोमेटिड मान लीजिए या फिर इसे एक क्रोमेटिड मान लीजिए, इस तरह से, ओके ओके। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, जब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर के अलावा कोई दूसरा ऐसा संकीर्ण स्थान मिलता है जहां से आपके क्रोमोसोम है, कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं, उसे आप बोलते हैं, देखिए मान लीजिए ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमियर, और ये क्या है आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि इस स्थान से क्रोमोसोम है वापस से धस गया है। तो व्हेन इट्स हैव न्यूक्लियोलस ऑन इट, जब इस पे छोटी सी केंद्रिका मिलती है तब इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे जब एनओआर मिली, आपकी न्यूक्लियस मिलती है, तो उसे बोलते हैं आप न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो क्रोमोसोम ह्यूमंस पे बात करें तो 12वां 13वां 14वां 15 21 22 नंबर पे आपके एनओआर देखने को मिलती है, ओके। अब ये शॉर्ट आर्म में है और लॉन्ग आर्म में है, और इन पे आपके बैंड मिलते हैं इस तरह से, डार्क, कुछ लो डार्क, लाइट डार्क, कुछ हैवी डार्क होते हैं, इस तरह से बैंड मिलते हैं। तो इन्हीं बैंड को आप बोलते हैं 1 2 3 4, तो P1। फिर सब बैंड मिलते हैं, इस एक पे भी बैंड मिल सकता है अलग से एक और, तो 1, तो इसे ऐसे लिखेंगे P1.1। दूसरे बैंड पे अगर एक और बैंड मिल गया तो इसे इस तरह से लिखेंगे P2.2, ओके ओके। अब सेंट्रोमियर में मेरे को हाँ यहाँ पे बताना भूल गया, काइनेटोकोर होता है। सेंट्रोमियर ये आप जो देख रहे हैं इस पे एक बिंदुनुमा स्ट्रक्चर होती है, और इस बिंदुनुमा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे बिंदुनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे आप बोलते हैं काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से आपकी माइक्रोट्यूबुल्स निकली होती हैं इस तरह से, और इनका काम होता है डिवीजन के टाइम पे गुणसूत्रों को ध्रुवों की तरफ लेके जाना, यानी कि इधर भी लेके जा सकती हैं और इधर भी लेके जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एनाफेज में जब सेंट्रोमियर, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये अलग होगा, तो इसमें आपके काइनेटोकोर हेल्प करेगा इस तरह से उन्हें अलग करने में, ठीक है, ओके। तो ये है। अब सैटेलाइट की बात करें तो ये गुणसूत्र का एनओआर के अलावा बचा हुआ पार्ट होता है, इट्स एनओआर बिसाइड्स पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यानी कि हमने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखा था, उसके अलावा जो भी पार्ट बचता है, जैसे मान लीजिए ये आपका दूसरा धसाव है, और उसके अलावा जो आपको पॉइंट नुमा घुंडी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसे आप बोलेंगे सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम कॉल सेज सेट क्रोमोसोम, सेट यानी कि साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिक एसिड, ठीक है, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिक न्यूक्लिनिक, ओके। तो ये सेट का मीन्स हो गया, यानी कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा गुणसूत्र का जो बचा हुआ स्थान बचता है उसे आप बोलते हैं सेट, ओके। अब टीलोमियर, देखिए टीलोमियर है ये आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, देख सकते हैं ना, यहाँ पे मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, यानी कि गुणसूत्र की भुजा के सबसे टॉप पे आपको टीलोमियर मिलता है, और इसका रिलेशन होता है आपके एजिंग से। और ये इसमें आप बात करें तो ग्वानिन जो बेसिस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपके नाइट्रोजनी क्षार पता होंगे, एक तो कौन सा होता है, प्यूरिन होता है, एक कौन सा होता है, पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में क्या क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ये डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार है। अगर आरएनए की बात करें तो वहाँ पे थाइमिन के स्थान पे क्या होगा, यूरेसिल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ग्वानिन ज़्यादा देखने को मिलता है आपके टीलोमियर में, और इसका कार्य होता है ये जो क्रोमोसोम है इसे दूसरे क्रोमोसोम से चिपकने से रोकेगा, एडेजन नहीं होने देगा उसका, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियस एंजाइम है, वो यहाँ से इसे कट करेंगे तो ये पूरे गुणसूत्र की सुरक्षा करता है ताकि उसका पूरा गुणसूत्र है वो कट अप नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं उनसे रक्षा करता है, साथ में ही ये एजिंग से भी रिलेटेड है, ठीक है, ओके। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बात किए
कौन कौन से, अब देखिए अब गुणसूत्र में आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये जो आप बैंड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये बैंड है, ठीक है। तो बैंड मान लीजिए ये पी आर में है और ये क्यू आर में है, तो बैंड 1 है, ठीक है। उस पे भी एक और बैंड मिल गया तो उसे कैसे लगेंगे 1। अब क्यू पे बैंड मिल रहा है दूसरे नंबर पे, तो उस पे भी सब बैंड मिल गया, जैसे तीसरा सब बैंड हमें दिखाना है तो 2.3 इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ओके, ये आपकी टीलोमेयर हो गया। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे आप सेंट्रोमियर बोलते हैं, उसी पे आपके काइनेटोकोर होती है, जो कि डिवीजन फेज में आपके गुणसूत्र की क्रोमेटिड को एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाने में हेल्पफुल होती है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जहाँ पे आपके सेकेंड बार जब धंसता है तो उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और इसके अलावा बचा हुआ पार्ट सैटेलाइट होता है, ठीक है। सैटेलाइट क्रोमोसोम रखने वाले क्रोमोसोम का सेट क्रोमोसोम कहते हैं। और देखिए ये जो क्रोमेटिड है ये क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगी। लेकिन हम यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम लेते हैं दूसरा वाला। ये कैसा है, ये मान लीजिए पहला है और ये क्या है आपके दूसरा क्रोमोसोम है। अब एक क्रोमेटिड इसकी और एक क्रोमेटिड इसकी, अब इन्हें बोलते हैं आप नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब इनके बीच में आप इन क्रोमेटिड का जब आदान प्रदान करवाएंगे तो इसे आप बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में, सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में खंडों का आदान प्रदान, क्रोमेटिड का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, जो कि आप मेयोसिस में देखते हैं, जिसके द्वारा आप नए लक्षण उत्पन्न करते हैं, जो कि मोस्ट एडवांस डिवीजन होता है, ठीक है। ओके, दूसरा बात करें हम, गुणसूत्र में एक धागेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे आप बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं उसे, क्रोमोनीमा, ठीक है। इस पे कुछ पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बिड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे आप बोलते हैं क्रोमोमियर, ऐसे, जिन्हें आप बोलते हैं क्रोमोमियर। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है क्रोमोसोम से रिलेटेड। आपके एनओआर हो गया, ठीक है, सेंट्रोमियर हो गया, क्रोमेटिड हो गया, जो कि एस फेज के बाद में रेप्लिकेट होकर खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रोमेटिड कितने होंगे, एक ये क्रोमेटिड हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी कैसी कंडीशन में, बाइवेलेंट कंडीशन में है। जब म्यूसिस होगा तो ये टेट्राड कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी दूसरा जो क्रोमोसोम है होमोलोगस वाला, वो भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स, पेलिकल, और ये आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पे सारी देख सकते हैं कौन कौन सी हो गई। बैंड्स हो गए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये आपकी सबसे यहाँ पे टीलोमेयर हो जाएगा। ये दोनों कैसे होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ये सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है। और ये बैंड देख सकते हैं आप, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होगी तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ओके, so this will be all about structure of chromosome in a cell, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक और कॉम्प्लेक्स लेवल बताया मैंने गुणसूत्र का, जो कि आपके एग्जाम वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर आपकी पीजीटी यूपी में होने वाली वैकेंसीज का हो। मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इजी होता है लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आंसर देना थोड़ा टफ हो जाता है। थैंक्स गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।